हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई अपने हरियाणा जो जेई है ऑफिशियल सिलेबस के अंदर उसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये अपना हरियाणा का एचएसएससी का ऑफिशियल सिलेबस है जो 2024 में भर्ती हुई थी उसका, ठीक है। और मोस्टली यही है कि आपका सिलेबस यही रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है कि 70% टेक्निकल है जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और आपका जो बाकी है 30% नॉन टेक है जिसमें 10% आपकी कंप्यूटर है और बाकी मैथ, रीजनिंग, इंडियन जीके, हरियाणा जीके वो सब है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी जो 70% सिलेबस में हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सब जगह वो आपकी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो और दूसरी बात, अब हमारा जो तीसरा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमें करना चाहिए एज अ सीक्वेंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि देखो अगर हम सीक्वेंस में चले गए तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठते चले जाएंगे धीरे धीरे। ये नहीं कि भाई अब हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं फिर कल ना एकदम हाईवे स्टार्ट कर दें। तो इंटरलिंक्ड चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो लाइन वाइज बैठते चले जाए। पहले हमने बीएमसी करी, फिर हमने सर्वेइंग करी, जो आपस में इंटरलिंक्ड ही थे लगभग सब्जेक्ट, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। उनके आपके टेस्ट भी अवेलेबल, आप वहाँ से टेस्ट दे भी रहे हो। अब आती है आपकी बात सब्जेक्ट दूसरा मेन सोम, ठीक है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से आपके सिलेबस के अंदर इसको डिनोट करा हुआ है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और इसके अंदर आपको यहाँ लिखा हुआ है सोम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एमओआई, बेंडिंग इन स्ट्रेसेस इन बीम्स, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग इन स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस इन बीम, स्लोप डिफ्लेक्शंस एंड कॉलम और एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। ये आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा हरियाणा के, और आपके ड्राफ्टमैन में और ये इन दोनों के अंदर लगभग यही है। अब क्या होता है, या इस हरियाणा जेई की भी बात ना करें, कोई भी जेई का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यही आपका सिलेबस देखने को मिलता है मोस्टली, और आते भी क्वेश्चन यही है। और आखिरी में अपने सिलेबस में वैसी लाइन लिखी हुई है कि टेंटेटिव है सारा सिलेबस, क्या पता कौन सी चीज़ कितनी वेटेज किया जाए हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम सारी चीज़ कवर करते हुए चलेंगे ए टू जेड, चाहे वो कोई से भी एग्जाम की हो, ठीक है। फोकस हमारा हरियाणा जेई ही रहेगा, ठीक है, और ड्राफ्टमैन रहेगा। तो अभी देखो इस सब्जेक्ट में क्या है कि मोस्टली ये 50-50 सब्जेक्ट है, मतलब 50% यहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें भी आती है, 50% यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। फॉर्मूलेज होंगे, उससे आपको चीज़ें गिवन होगी, आपको वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और वो बिल्कुल ईजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ से भी अपने जेई एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हर चैप्टर में आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, कुछ आपको डेरिवेशंस की जहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है वहाँ आपको बताई जाएगी कि भाई हाँ इस टाइप की वहाँ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर सबसे जो मेन है वेटेज वाला चैप्टर जो देखा गया हर तरह की जेई में या अपने हरियाणा में, वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो थ्योरी की चीज़ें आएंगी या आपके कोई भी जो चीज़ें आती है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा कह सकते हो 70% यहीं से आ जाएगा, 60 से 70% इस सब्जेक्ट में से, ठीक है। और बाकी जो सब पोर्शन है जैसे शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, इन सब में क्या है कि ज़्यादातर आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ जो छुटपुट कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिल सकते हैं जो 30% एरिया कवर करते हैं। तो आपको शुरू के जो चैप्टर से आपको कौन कौन से, एक तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक कॉलम्स का भी टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहाँ पे कॉलम के बकलिंग के क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए कि सिलेंडरनेस रेशो किस टाइप से बिहेव करता है अपने फॉर्मूलोज में, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और बेंडिंग स्ट्रेस के सब फॉर्मूले ही हैं यहाँ पे, ज़्यादातर कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं थ्योरी में। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो हम अपना आज चैप्टर अपना बहुत ही प्यारे ढंग से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसे हम हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर मैकेनिक्स भी बोला गया है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन काट लो। और भाई हमने अभी तक क्या सर्वे करी थी, सर्वे के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बहुत अच्छी बात है बनाए थे, तो ठीक है। वैसे ही अब सोम के लिए भी उसी शॉर्ट नोट्स की कॉपी तुम्हारे पास एक ही होनी चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट के अलग लगाओगे, एक कॉपी रखो, उसके अंदर डिवाइड कर लो, और अब तुम डिवाइड करोगे सोम का, ठीक है। सोम डाल लेना वहाँ पे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, ठीक है। तो आज हम सोम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोम के अंदर सबसे पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे सिंपल स्ट्रेस। जो मैं मार्क करता जाऊँ, जो मैं बोलूँ नोट है, जहाँ मैं स्टार लगाऊँ, जहाँ मैं मार्किंग करता वहाँ चलूँ, वो चीज़ तुम्हारी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में होनी चाहिए। बाकी आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, ठीक है। आप नोट्स को रिवीजन कर सकते हो पीरियोडिक वाइज, जैसे कि आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको 3 या 4 दिन में फिर रिवाइज करोगे, फिर उसको 7 दिन में करोगे, फिर उसको 15 दिन में करोगे, फिर उसको 21 दिन में करोगे। इस तरीके से तुम्हारी सिस्टम मैंने जो तुम्हें बता रखा है उस तरीके से तुम रिवाइज करोगे। हमारा जो चैप्टर है पहला है वो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। तो तुम्हें देखो नाम से ही क्या पता लग रहा है, स्ट्रेस जो तुम्हें अभी आ भी रहा है, क्या स्ट्रेस आ रहा है तुम्हें कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या मेरा टेंशन आ रही है तुम्हारे दिमाग पे,
कई चीजें मतलब अपने जो ह्यूमन बिहेवियर में स्ट्रेस कह रहे, स्ट्रेस आ रहा था, हमें आ रहा है स्ट्रेस पेपर का, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेस है वैसे ही ऑब्जेक्ट पे आता है, और ऑब्जेक्ट तो दिमाग तो होता नहीं है, तो वहां स्ट्रेस आता है, कोई भी लोड या फोर्स लगने की वजह से स्ट्रेस आता है, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे वो स्ट्रेस, ठीक है। तो उस स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है, या तो देखो एक लिमिट होती है हर आदमी की स्ट्रेस झेलने की, तुम्हारी भी एक लिमिट होगी, फिर तुम इधर उधर अंडोगे बाजोगे, ठीक है। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट की भी लिमिट होती है स्ट्रेस सहन करने की, वो एक पॉइंट पर तुम उस पर फोर्स लगाए जाओगे, वो सहन करता करता क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन का मतलब है कहीं से उसकी लेंथ बढ़ गई, घट गई, या पिचक गया, या फूल गया, या फोर्स लगाने की वजह से उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा, मतलब इस पर स्ट्रेन आया, तो उसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेन आ गया, मतलब कि कुछ ना कुछ उसकी डायमेंशन में चेंज हुई फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम इस चीज को पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन को, ठीक है। तो पहले अपने जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, देखो डेफिनेशंस कुछ आपको पता होनी चाहिए। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, मतलब कि तुम्हारे पास अगर कोई भी बॉडी जिसे तुम फोर्स लगा रहे हो वो अपनी शेप चेंज कर रही है, करने के बाद फोर्स हटाने के बाद वापस उसी शेप में आ जाए, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। आ रही है बात समझ में? एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। अगर ये देखो, ये हमारे पास एक इलास्टिक बॉडी है, मतलब एक छल्ला है, तुमने देखा होगा डेली यूज में। अब ये जो मैं इसे बोल रहा हूँ ये इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। कैसे कि मैं इसको अगर इसकी पोजीशन से चेंज करता हूँ, ये फोर्स ही लगा रहा हूँ मैं, दोनों साइड से फोर्स लगा दी, ये कौन सी है, टेंसाइल फोर्स है, ये तुम्हें देखने को मिल रही है, कौन सी, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स का मतलब है इस तरीके से खिंचाव हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर दोनों साइड से फोर्स हटा रहा हूं तो क्या ये वापस अपनी शेप में आ गया, आने लग रहा है। जो चीज अपनी वापस अपनी शेप में आ जाए, जिसमें थी ये पहले इसी में थी, मैं इसको कितना ही खींच लूं वापस आएगा अपनी शेप में, ठीक है। तो ये हो गई इलास्टिक बॉडी। बट तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि इलास्टिक बॉडी की भी एक लिमिट होती है, मतलब इलास्टिसिटी की इसकी एक लिमिट है। कल को मैं इतना फोर्स लगा रहा हूं, इतना, ये देख टूट गया, मतलब फोर्स की एक लिमिट है, इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, चाहे वो बॉडी इलास्टिक हो चाहे वो प्लास्टिक हो, ठीक है। अगर वो बॉडी प्लास्टिक है उसकी भी एक इलास्टिक की लिमिट होती है, थोड़ा सा फोर्स लेगी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इसकी भी एक लिमिट थी कि ये मैंने इस पर ज्यादा फोर्स लगाया तो ये टूट गया, ठीक है। तो इसकी एक इलास्टिक की लिमिट थी, तो इसे बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट होती है हर ऑब्जेक्ट की, हर चीज की, कि भाई इतना वो इलास्टिसिटी गेन कर सकता है कि वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। पर जब उसमें तुम उस पर ज्यादा लोड लगा दोगे तो क्या होगा, वो वहां से या तो ब्रेक हो जाएगी या उसकी इलास्टिसिटी लिमिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा या अपनी शेप को चेंज कर लेगा। और प्लास्टिक बॉडी, कौन सी प्लास्टिक बॉडी क्या होगी, मान ले भाई देखिए प्लास्टिक का पेन है। अब मैं इस पे, मैं तुम्हें पहले इलास्टिक का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान ले मैं इसको थोड़ा सा लोड लगाया, हल्का सा मोड़ा, वापस अपनी शेप पर आ गया, ठीक है, आ गया। तो ये हो गया कि इसमें भी कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है, तो मतलब वो बहुत थोड़ी है, पर मैं इस पर ज्यादा फोर्स लगाऊं, अरे इतनी ज्यादा फोर्स लगाऊं और इसको इस तरीके से कर दूं, ये अपनी शेप पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे ये एक प्लास्टिक बॉडी है जिस पे फोर्स लगाने की वजह से ये अपनी शेप पे वापस नहीं आ पाया, तो उसे हम बोलते हैं, उस बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। ये आएगा भी नहीं, इस पर जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा दूसरी वाली, तब तक ये अपनी शेप पर आएगा नहीं। तो जब तक शेप पर आएगा नहीं तो हम इसे बोलेंगे नहीं इलास्टिक बॉडी, तो कौन सी है, प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। तो इलास्टिक और प्लास्टिक में समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा हूं मैं, अ बॉडी विच पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी, और प्लास्टिक बॉडी अ बॉडी विच डज नॉट रिमेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप और ऑन अ रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल लोड, मतलब कि मैंने जब उस पेन पे लोड लगाया और लोड लगाने के बाद जब हटा दिया वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाया, तो वो कौन सी बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है, देखो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट देखो बहुत प्यारा है कि इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी देन दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। ये कह रहे हैं कि जब तक कोई भी बॉडी है, एक्स वाई जेड, कोई डिब्बा रखा है, तुम रखे हो, मैं रखा हूं, या ये बेड रखा है, फोन रखा है, टीवी रखा है, कुछ भी चीज रखी है, इस पर कोई फोर्स ना लगे और अपनी जगह पे ही रहे, तो उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी है, ठीक है। पर दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी, कोई ना कोई फोर्स तो लगती है। जैसे हम पे अब कौन सी लग रही है ना, अभी चले तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही है, बैठे हो तुम देख रहे हो मेरी वीडियो, तुम्हारे ऊपर क्या लग रही है, एक तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही है ना भाई। तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगती रहती है 24 घंटा। तो ऐसी कोई बॉडी बनी है नहीं इस धरती पे जो रिजिड हो, पर ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ नो बॉडी इज रिजिड इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज ओनली द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये चीज समझ में आ गई। आगे चलो, आगे देखते हैं। देखो अब हमने पढ़ लिया कि बॉडी, ब्रीफ पढ़ लिया एक तरीके से किस किस टाइप के मटेरियल होते हैं, इलास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। अब इन चीजों पे लोड किस किस तरह के लग सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी रबड़ बैंड पे लोड लगाया था टेंसाइल, खिंचाओ। अगर मैं किसी चीज पे मैं ऐसा लोड लगाऊं दबाने वाला, दबा रहा हूं, तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। इसको खींचूं, टेंसाइल फोर्स। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, जिनने बिल्कुल कुछ नहीं पता, कति जीरो थे, उनने भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंसाइल फोर्स
क्या, कौन सी फोर्स? द फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब कि अवे, मैं अवे कर रहा था उस रबड़ बैंड को, भी तुमने देखा हो तो अवे फॉर द इज नोन एज अ टेंसाइल फोर्स। इस तरीके से ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस साइड इसकी फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स इस साइड लग रही है। अब देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, यहां क्या होगा सोचो। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं खींचूंगा, अगर मैं यही वाली चीज ले आता हूं, ध्यान से तुम्हें दिखाऊं, ये है, अगर मैं इसे खींचूंगा, ध्यान से देखना, इसको खींचूंगा तो क्या होगा, ये देखो बारीक होता चला गया। कितना बारीक हो गया, ये मोटा था ना, ये अपना इलास्टिक मोटा था, देखो मोटा है। अब मैं इसको खींचूंगा तो क्या हो रहा है, इसकी विड्थ थी कम हो गई, थिकनेस इसकी कम हो गई और लेंथ बढ़ गई। तो याद रखो टेंसाइल फोर्स के अंदर क्या होगा, तुम्हारी लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट उसकी थिकनेस है या विड्थ है या हाइट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पे विड्थ या थिकनेस मैं बोल लूं किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे हम कहीं पे भी ये टेंसाइल फोर्स लगाएं, अपने स्ट्रक्चर में लगाएं कहीं भी, तो उसकी क्या होगी, ये थिकनेस या विड्थ कम होगी। ठीक है, ये रबड़ बैंड की बात नहीं है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो सकती है, चाहे ये पेन हो, मैं इस पर इतनी इलास्टिसिटी लगाऊं, खिंचता चला जाएगा और इसकी क्या होगी, लेंथ तो बढ़ जाएगी और थिकनेस कम होती चलाई जाएगी। और एक प्लास्टिक लिमिट, ऐसी लिमिट आएगी कि वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये रबड़ बैंड भी हो गया था। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है। ठीक है, यहां चलो आगे चलते, कंप्रेसिव फोर्स। अब इसी तरीके से मैं किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से दबाने लग जाऊं करके, तो ये क्या हो गई, कंप्रेसिव फोर्स होगी। द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड अ पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज अ कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, इस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स। अच्छा, अब ये यूं सोचो, अगर मैं कोई चीज को दबाऊंगा, टेंसाइल में तो क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो रही थी, इसमें क्या होगा, दबाने से डिक्रीज होगी, मतलब लेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कि लेंथ कंप्रेसिव फोर्स के अंदर डिक्रीज होगी, प्लस विड्थ है, जो विड्थ वगैरह है वो मोटाई वगैरह वो मोटी होती चली जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दबाऊंगा, ऐसे दबाने पे इसकी शेप कुछ इस तरीके की आएगी, मतलब इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी और लेंथ क्या होगी, वो कम हो जाएगी, तो तुम्हें ये मोटा दिखेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थिकनेस उल्टा होएगा यहाँ पे, ठीक है, उससे थिकनेस और विड्थ क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तुमसे ना क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कल को क्या हो कि तुम्हारा कंप्रेसिव फोर्स लग रही है और तुम्हें नीचे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नू बता, अगर तेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही है तो क्या बॉडी की शेप किस तरीके से काम करेगी, लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और इन टेंशन केस विड्थ डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो जो मैंने लाल पेन से लिखा है उसको तुम अपनी कॉपी में नोट करोगे। कंप्रेसिव फोर्स चाहे डेफिनेशन मत लिखना, उसके नीचे लिखना लेंथ डिक्रीज, थिकनेस विड्थ इंक्रीज, और वैसे टेंसाइल के अंदर लिखना। ठीक है, और ये तुम फिगर भी बना सकते हो अगर याद नहीं रहे तो। टेंसाइल एंड द कंप्रेसिव फोर्स आर आल्सो नोन एज अ नॉर्मल फोर्सेस। इन सबको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, कई तरह की बेंडिंग फोर्सेस भी होते हैं। बेंडिंग फोर्सेस वो फोर्सेस, जब वो फोर्स लगती है तो कोई चीज बेंड होने की कोशिश करती है। इस केस में बेंड होने की कोशिश नहीं करेगी, इनकी लेंथ विड्थ हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा बस। ठीक है, ये बेंड नहीं होगी। आगे बात समझ में, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स में बेंडिंग नहीं आता, बेंडिंग एक अलग तरह की फोर्स है, तो इसलिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के अंदर। आगे चलते हैं, एक चीज और होती है, एक होती है शियर फोर्स। द फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल, द फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंशियल टू द प्लेन इज नोन एज द शियर फोर्स। ठीक है, पैरेलल और टेंजेंशियल मतलब कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया। देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, या मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लूं है, तो देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे रखता हूं और इस पे एक फोर्स नीचे वाली तो इधर की साइड लगाऊं और एक फोर्स इधर की साइड, तो ये होगी शियर फोर्स। ठीक है, इस तरीके से एक हाथ नू जा रहा है, एक नू, ये होती है शियर फोर्स होना, एक तरीके मसलना, मतलब इस तरह की फोर्स को, ये इसको बोलते हैं शियर होना। ठीक है, तो ये होती है शियर फोर्स होती है। तो इसमें क्या डेफिनेशन, द फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल ऑन द टेंजेंशियल प्लेन, मतलब कि अगर तुम्हारी बॉडी ऐसे रखी है तो इस तरीके से, यहाँ फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ फ्रिक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में होगी फोर्स, और यहाँ पे जब तुम धक्का रहे हो तो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये तुम्हारी क्या होगी, शियर फोर्स होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइप ऑफ लोड, मतलब कि लोड के कारण किस किस तरीके से तुम्हारा ऑब्जेक्ट या तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो बिहेव करता है। ठीक है, देखो टेंशन में क्या होती है, लेंथ ऐसे इंक्रीज होती है, कंप्रेशन के अंदर डिक्रीज होगी। ठीक है, अब क्या होगा, शियर के अंदर क्या होता है, बीच में से ऐसे कट होने की कोशिश करेगा। एक फोर्स अगर इधर लग रही है, दूसरी फोर्स इधर लग रही है, तो बीच में से इस तरीके से शियर होएगा, इसे होते हैं शियर होना। ठीक है, टॉर्सनल, टॉर्सनल मतलब ऐसे घुमावदार, अगर मैं कोई चीज घुमा रहा हूं, ठीक है, एक चीज लेता हूं तुमको, ये कोई स्केल है, इधर से ट्विस्टिंग फोर्स मैं इधर लगाता हूं और इधर से ऐसे, तो ये जो इस तरीके से तुम्हारा घूम रहा है ना स्केल, पहले तो देखो सीधा है ऐसे,
है स्ट्रेट बिल्कुल। अब मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, टोर्शन हो रहा है, ऊपर से ऐसे घुमा रहा हूँ, नीचे से ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो इसे कहते हैं टोर्शन होना, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स वगैरह इन सब स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब होता है बेंड होना, इस तरीके से अगर वही स्केल ले हूं मैं और इस तरीके से अगर ये रखा है, ये बीम में मान लो ऊपर से लोड लगेगा तो इसे कहते हैं बेंड होना, ठीक है। ये होता है बेंडिंग फोर्स। ऊपर से पॉइंट लोड भी लग सकता है, कल को यहाँ पे यूडीएल भी लगता है। यूडीएल का मतलब होता है जो पूरी की पूरी इस बीम पे लग जाए, तो इस तरीके से बेंड होगी और पॉइंट लोड के अंदर थोड़ी ज़्यादा बीच में से बेंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है बेंडिंग फोर्स या बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। फिर होता है बकलिंग। बकलिंग मतलब कि कोई घनी लंबी चीज हो जाए ना तो उसकी वजह से क्या होता है, बकलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बकलिंग का मतलब क्या होता है, मान लो कोई ऐसे कॉलम था, ये ऐसे खड़ा है और इसके ऊपर यहां से जब लोड लगता है ना तो यहां से लोड लगने के कारण ये बक्कल होने की कोशिश करता है, देखो बक्कल हो रहा है, ठीक है। ऊपर जब ज्यादा लोड लग जाता है तो इसे बोलते हैं बकलिंग होना, ठीक है। ये कुछ तरह के लोड थे जो अपने सिविल इंजीनियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पूछे जाते हैं, कई बार फिगर लगा के पूछ ले, तो इसको लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, बस समझो इसको। आगे देखो कि अब देखो लोड कैसे कैसे एक्ट होता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी अपना स्ट्रक्चर है, मान लो ये तुम्हारा कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, ऐसे खड़ा है और इसके ऊपर तुम्हारा लोड, ये तुम्हारा मान लो कॉलम है और इसका एक्सिस क्या होगा, ये होगा जो सेंटर में से जाता है, इसे हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये अपने कॉलम का एक्सिस हो गया। अगर कोई भी लोड, ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनी क्या, ठीक है, अगर कोई भी लोड ऐसे इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में लगे, जो इसके एक्सिस पे लगे, इसके एक्सिस पे ही लोड लगाओगे ना, पता है मानना क्या जाता है कि अगर एक्सिस पे तुम लोड डिजाइन इस तरीके से करते हो स्ट्रक्चर की, हर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट पे या हर स्ट्रक्चर का जो भी चीज है उस पे एक्सिस पे से लोड जाए तो तुम्हारी बकलिंग, बेंडिंग, टोर्सन ये सब नहीं होता है, ठीक है। अगर वो एक्सिस पे नहीं लगता तो तुम्हें स्ट्रक्चर और मजबूत बनाने की जरूरत पड़ती है या और उसको सॉलिड बनाओगे या वहां और ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो हम कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि हमारा जो भी लोड एक्ट हो वो हर मेंबर के एक्सिस में से पास हो, जिसकी मदद से तुम्हारा स्ट्रक्चर के अंदर ना बेंडिंग आए, ना टोर्सन आए, ना ट्विस्टिंग आए। यही 3-4 चीज ऐसी है जो दुखी करती है स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर सीधा कोई फोर्स लग रहा है और नीचे ट्रांसफर हो जाए फुटिंग में से जमीन पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। कल को क्या होता है, स्ट्रक्चर में टोर्शन आता है, बेंडिंग आती है, बेंडिंग वेंडिंग इन सब के लिए सबसे ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। नॉर्मल फोर्सेस के लिए नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हमें टेंशन के लिए हम स्टील डालने लग रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन के लिए हम कंक्रीट डालने लग रहे हैं। इन सब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंशन स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है, ये मैनेज हो जाता है। बट वहीं पे जब ये बेंडिंग की बात आ जाती है, शियर की बात आ जाती है, तो वहां ये दुखी कर देते हैं। तो उस चीज में हम पर कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी मेंबर्स के एक्सिस में से अपना लोड पास हो, कि इस तरीके से पास हो कि वो नीचे ट्रांसफर हो जाए। बट ऐसा नहीं हो पाता हर केस में। कल को यहां लोड लग रहा है, यहां लग जाए, मान लो इस वाले कॉलम के इधर एक लोड लग जाए और इधर एक लोड लग जाए, उससे क्या होगा, ये वाला कॉलम ऐसे ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाएगी, यहाँ पे ट्विस्टिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस फोर्स, एक्सियल फोर्स तो वो होगा जो किसी भी मेंबर के एक्सिस में से फोर्स पास हो जाए, स्ट्रेस पास हो जाए, उसे हम बोल देंगे एक्सियल फोर्स, ठीक है, या एक्सियल लोडिंग। अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन कोइंसिडाइज्ड विद द, कोइंसिडाइज मतलब कि जो मेंबर का एक्सिस है वहीं से तुम्हारी फोर्स, ये मान लो ये तुम्हारा सॉलिड था, इसी के एक्सिस पे से तुम्हारी फोर्स भी लग रही है, इसी एक्सिस पे से फोर्स ट्रांसफर हो गई, तो हम बोलेंगे एक्सियल लोडिंग हो गई, ठीक है। कल को इसी मेंबर के ऊपर मैं इधर घना लोड लगा दूंगा तो ये क्या टिल्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है, और टिल्टिंग में ज्यादा चीजें डालने की जरूरत पड़ जाएगी और ये अनइकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक्सिस पे डालने सी चीजें, एक्सिस के ऊपर लोड ट्रांसफर करें, तो यही सिविल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता चल गई, एक्सिस लोड क्या होता है, किसी भी मेंबर के, सर्कुलर की बात नहीं है, चाहे स्क्वायर हो चाहे कुछ हो, हम क्या कोशिश करते हैं कि तुम अपना एक्सियल लोड प्रोवाइड करो। एन एक्सियल लोड में बी आइदर टेंसाइल, पुल और कंप्रेसिव, कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। देखो ये एक्सिस में से टेंशन लग रहा है इसके और यहां कंप्रेशन लग रहा है तुम्हारा किस में से, एक्सिस पे लग रहा है इस सॉलिड सर्कुलर पे, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या होता है कॉन्सेप्ट देखो स्ट्रेस का क्या है। इफ एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी विल डिफॉर्म मींस इट्स लेंथ, मतलब कि जब एक्सटर्नल लोड लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, उसकी लेंथ और शेप चेंज होगी। मैं तुम्हें बताया था कोई भी स्ट्रेस लगे, कल को टेंशन लग रही है तो उसकी तो भी चेंज हो रही है शेप, कंप्रेशन लग रही है तो भी उसकी चेंज शेप हो रही है। तो दोनों ही कंडीशन में जब बाहर से लोड लगता है तो स्ट्रेस आता है, अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उसकी चेंज शेप जरूर चेंज होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत हो। और कोई घनी तगड़ी चीज है, घनी तगड़ा आदमी है, उस पर तुम स्ट्रेस लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर पड़ता है थोड़ा बहुत, 1-2% का, जो हमें आंखों से नहीं दिखता, ठीक है। तो क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, बिफोर डेट द थ्योरी इफ द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन देयर विल अ रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे लोड लगा रहा हूं,
ठीक है, मैंने मान लो ये कल को यही पेन था, मैं इस पे इस तरीके से लोड लगा रहा हूं, अब भी कुछ ना कुछ तो लोड लग ही रहा होगा ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम, ठीक है। बट एक लिमिट ऐसी होगी, मैं इसको पकड़ के घना जोर लगाऊं, जब इस पे डिफॉर्मेशन दिखी, पहले नहीं दिखी, मतलब वो उसकी एक लिमिट थी मेरे को रजिस्ट करने की, उसके अंदर पावर थी, इसके अंदर ताकत है, कुछ 100 200 300 ग्राम को रजिस्ट करने की इसके अंदर ताकत है। जब ये मूव नहीं कर पा रहा, पर इसमें मैं घनी लगाऊंगा, मतलब मान ले 1-2 किलो लगाई, जब जाके वो पेन मुड़ा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ताकत है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस दे रहा है ना मेरे को। तो उसी हर चीज की, कोई भी फोर्स के लिए एक कुछ ना कुछ रजिस्टिंग फोर्स होती है, उसके अंदर ताकत होती है खुद की, जिसको वो रजिस्ट करता है उस फोर्स को। पर जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है, वो टूट जाता है, सबर का बांध टूट जाता है, तो वो रजिस्टिव फोर्स को क्रॉस करके स्ट्रेस उसमें डिफॉर्मेशन लाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कल ना कोई आदमी तुमने दब है, ठीक है, या तुमको स्ट्रेस दे, टेंशन है, तुम्हारी भी एक लिमिट है कि भाई इतना सुनूंगा इतना सुनूंगी, सुनते 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 क्या होगा, तुम्हारा एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर तुम सोचोगे भाई तू भाग जाए आता है, या तुम्हारे हाथ टपकेंगे, या तुम्हारे कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर चेंज दिखेगा। मतलब एक लिमिट तक तुम इसे इग्नोर कर सकते हो, वो तुम्हारी क्या है, रेजिस्टेंस लिमिट। ठीक है, तो वहीं पे किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, जब तक उस पर फोर्स लगती है उसे रेजिस्ट करता है, पूरी कोशिश करता है, पर एक टाइम ऐसा आता है वो क्रॉस करके उसमें डिफॉर्मेशन शो हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेस मेनली होता ही यही है, स्ट्रेस का मतलब यही है कि वो रेजिस्टिव फोर्स जो बॉडी अप्लाई कर रहा है बाहर की फोर्स को, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं था बाहर से कोई फोर्स लग रही है, डिवाइड बाय में एरिया, वो तुमने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सिंपल करने के लिए फॉर्मूला बना दिया। बट एक्चुअल में स्ट्रेस का मतलब होता है कि बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कैसे रजिस्टर कर रहा हूं और कितने एरिया पे रजिस्ट कर रहा हूं। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन ये है, कोई पूछ ले, कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो तुम बताओगे वो स्ट्रेस इज नॉट अ लोड अप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल, इट इज द रेजिस्टिव लोड जो तुम रजिस्ट कर रहे हो, या तुम नहीं, कोई स्ट्रक्चर रजिस्ट कर रहा है बाहर के लोड को, वो एक स्ट्रेस है। ठीक है, तो बिफोर द थ्योरी इफ द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स विल रजिस्ट द फोर्स, ड्यू टू दैट द बॉडी गेट बैलेंस्ड। जब तक वो रेजिस्टिव फोर्स उसके अंदर है, वो लिमिट है, तो वो बैलेंस रहती है बॉडी। ठीक है, जब तक तुम किसी आदमी को इग्नोर कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, जिस टाइम सबर का बांध टूटा तुम्हारा सब कुछ लूटा। आ रही है बात समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है। ठीक है, मींस तो मतलब ये चीज क्या बताती है, न्यूटन का कौन सा लॉ यहां पे करती है कि देयर इज एक्शन देयर विल बी रिएक्शन, मतलब कि न्यूटन का एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, ये है अपना लॉ। ठीक है, तो यही वाला लॉ को सेटिस्फाई करती है ये इक्वेशन स्ट्रेस की, कि जब तक तुम्हारी रेजिस्टिव फोर्स अंदर से लगती आ रही है, जब तक वो बॉडी बैलेंस है, जितनी तुम ऊपर से बढ़ाते जाओगे तो वो दबना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से तुम्हें समझ में आ गया, टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन द बॉडी शुड बी रेजिस्टिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये होता है, अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस कोई भी काम कर रही है, वो करती रहे बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, या कोई भी चीज अपनी जगह पे पड़ी रहे बिना किसी रोक टोक के, जब तक उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की क्षमता बाहर से लगने वाली फोर्स के बराबर है। जब वो लिमिट टूटेगी, जब अंदर का फोर्स से ज्यादा बाहर की फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो अपनी जगह से हिलना स्टार्ट कर देगा, या डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देगा, या उसकी सी तीसी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे चलो, आगे देखो, स्ट्रेस देखो इस तरीके से बिहेव करता है। अगर कोई भी हम लोड लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, देखो टेंसाइल लोड लगाया इधर से और इधर से, अब जहां ये लोड लग रहा है उस एरिया को हम लेंगे, हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, हमने रट रखा है, P/A, लोड अपॉन एरिया होता है। लो एरिया नहीं होता भाई, वो जहां लोड लगा होता है वो वाला एरिया होता है। यहां पे लोड लग रहा है, इस एरिया में लोड लग रहा है, तो हम ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मान लिया H है और ये B है, तो क्या हो जाएगा, B इंटू H हो जाएगा। ऊपर जो लोड लग रहा है P, वो P रह जाएगा। ठीक है, और P भी एक्चुअल में P नहीं है, वो एक रेजिस्टिव फोर्स है। अरे ये बात समझ में? जब वो क्रॉस हो जाएगी तो ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब डिफॉर्म हो जाएगा तो वहां कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्ट्रेन का, और स्ट्रेन ही होता है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये चीज याद रखना पड़ेंगे आगे। ठीक है, स्ट्रेस हमें पता लग गया, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअल डेफिनेशन भाई यही होती है स्ट्रेस की, पर फिर भी हम उसे सिंपल करने के लिए लिख देते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय एरिया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं P/A। ठीक है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मार्क करूंगा, उसे लिखते रहना। देखो ये वाला फॉर्मूला भी अगर कहीं ऑप्शन में तुम्हें मिल जाए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, तो इसमें से करेक्ट आंसर अपने हिसाब से रेजिस्टिव फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है।
ठीक है, बट ये दोनों चीज करेक्ट है। और तुम अगर कोई भी फॉर्मूला या क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि भाई अप्लाइड लोड ऑन अ कॉलम इज द 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एरिया इज 150 इंटू 150, तो काट दो इसमें स्ट्रेस कितना होगा, तो तुम निकाल देना, बिल्कुल सिंपल है। लोड रखोगे, नीचे एरिया रखोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो बंदा क्या कहेगा कि कॉलम की डायमेंशन लेंथ है उसमें 2 मीटर, ठीक है, उसकी ब्रेथ है 150 mm, ठीक है, और हाइट है उसकी 150 mm, इस तरीके से तुम्हें बात करेगा वो। ठीक है, और कह देगा लोड लग रहा है उस पर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 50 न्यूटन लग रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। तुम क्या करोगे, अब नु तुम यहां पे तुम्हारे बात दिमाग में आओगी, भाई एरिया कौन सा लेना है। ठीक है, क्योंकि लेंथ भी दे रहा है, ब्रेड्थ भी दे रहा है, हाइट भी दे रहा है, तो एरिया कौन सा लोगे, तो एरिया वहां लोगे जहां तुम्हारे फोर्स लग रहा था। अगर तुमसे कह रहा है कोई एक्सियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कॉलम, एक्सियल फोर्स तो ऊपर लगेगा ना और इधर लगेगा, तो ऊपर का क्या होगा, लेंथ से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, यहाँ लेंथ तो कट हो गया भाई, ऊपर लोड लग रहा है, यहां लोड लग रहा है, तो यहां क्या होगा, ब्रेथ इनटू में हाइट कर, ब्रेथ इनटू में थिकनेस कर देंगे। ठीक है, लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उस वो एरिया ले लेंगे, ऊपर डिवाइड बाय लोड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, तुम्हें यहां चीज ये समझने की जरूरत है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एसआई यूनिट क्या है, देखो एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू में न्यूटन, देखो पहले पढ़ते हैं, स्ट्रेस मींस फोर्स अपॉन एरिया, हमें पता है P बाई ए है, हमें फोर्स की यूनिट पता है क्या होती है, न्यूटन, या लोड की जो भी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, किलो न्यूटन या मेगा न्यूटन बोल देते हैं। ठीक है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। कल को मैं यहाँ ये लिख दूं कि फोर्स हो गया न्यूटन में, हो गया एरिया मीटर में, मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, तो ये क्या होगी, यही तुम्हारी एसआई यूनिट होती है, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। एसआई यूनिट इज इक्वल टू में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि हमारे को स्ट्रेस गिवन होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, mm स्क्वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में जहाँ भी लोड लगता है उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर हम छोटे में लेते हैं, मान लो 150 mm का कॉलम का वो है क्रॉस सेक्शन, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंटों में कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ ईजी मानी जाती है। और बाकी देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज अ पास्कल एंड डिनोटेड बाय PA, देयरफॉर एसआई यूनिट फॉर द पास्कल इज इक्वल टू में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अदर यूनिट फॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू में किलो पास्कल। किलो पास्कल को देखो, ये चीजें इस स्लाइड्स में लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे जेई के एग्जाम में अपनी काम की चीज से ज्यादा इसी ऐसी चीज पूछ लेते हैं, एक यूनिट में कितने वो पास्कल होते हैं। ठीक है, कैसे पूछ लेगा, 1 किलो पास्कल के अंदर कितने पास्कल होते हैं, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 पास्कल्स होते हैं। 1 MPa इज इक्वल टू में 10 की पावर 6 पास्कल, 1 GPa मतलब गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 9 पास्कल, ये चीज याद रखना। ठीक है, 1 kPa इज इक्वल टू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। 1 kPa पूछ ले, डिफाइन 1 kPa, नीचे ऑप्शन में लिखा हो 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 2 1000, ठीक है 100, तो इस तरीके से तुम यहां से 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हो। वैसे ही 1 MPa इज इक्वल टू में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट हैगा। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जगह कई बार तुम्हें 1 MPa भी लिखा मिल जाता है, तो इसको समझो। 1 GPa इज इक्वल टू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहां से तुमको ये पता लग गया। आगे कुछ बातें मैं बता रहा हूं कि इफ द लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉडी विल बी चेंज। मैंने तभी यही कॉन्सेप्ट बताया था, ये वही चीज बार बार लिख रहा हूं। इफ द टेंसाइल लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द लेंथ विल इंक्रीज एंड विड्थ विल बी डिक्रीजेज। मैंने ये चीज बताई तुम्हें पहले टेंसाइल फोर्स के अंदर बताई ये चीज, और कंप्रेसिव फोर्स के अंदर बताया था लेंथ विल डिक्रीज एंड विड्थ विल इंक्रीज। ठीक है, ये चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। स्ट्रेन की अगर बात आ जाती है, देखो क्या होता है कि स्ट्रेस लगाते लगाते जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो थक जाती है एक टाइम पे, वह तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हारी एक लिमिट है, और फिर क्या होता है वो थक के क्या होता है, अब तो भाई कर ले जो तना करना है। ठीक है, ऊपर से लोड लगता है, ठीक है, और भाई वो दबना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे डिफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, और वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। या तो कोई कॉलम पे लोड लग रहा होगा, उस पर क्या होता है कि वो डिफॉर्म होएगा, कुछ ना कुछ उस पर लोड के इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेन आना। मतलब कि द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जितनी तुम्हारी चेंज हुई डायमेंशन डिवाइड बाय में ओरिजिनल डायमेंशन, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। चेंज इन डायमेंशन को मैं डिनोट करता हूं डेल एल से। ठीक है, तो मतलब कितनी चेंज हुई। फॉर एग्जांपल तुम्हारा ना 10 मीटर का था भाई कॉलम या कोई भी स्ट्रक्चर, उस पर लोड लगाया वो 8 मीटर का हो गया, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इतना फर्क नहीं आता। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा इसमें, 2 मीटर, और ओरिजिनल क्या थी 10 मीटर, तो 2/10 ये तुम्हारा स्ट्रेन हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, नीचे 1/5 हो जाएगा, ये तुम्हारे स्ट्रेन हो जाएगा, पॉइंटों में तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, याद रखना स्ट्रेन को ना हमेशा डिनोट करते हैं इससे, ई से करते हैं या एप्सिलॉन से, एप्सन से करते हैं, इससे ऐसे डिनोट करते हैं कभी मिल जाए। और स्ट्रेस को हम सिग्मा से कर रहे थे, आगे बात समझ में। और ये एक चीज और ध्यान रखो, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, सिर्फ स्ट्रेस की यूनिट होती है। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। देखो कैसे, अगर लेंथ चेंज हो रही है, मैंने अभी तुम्हें बताया 2 मीटर, नीचे आ रहा है ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो यूनिट बची है नहीं, आंसर आएगा विदाउट यूनिट, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये चीज याद रखना। तो स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हूँ, लोड लगा रहा हूँ, टेंसाइल लोड लगाया कल को, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नोट थी, इसमें चेंज आ गया इसका किसका, डेल का चेंज आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये चेंज इन लेंथ जितनी चेंज है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तुम्हें मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तुम्हें पता चल गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या कुछ होता है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा लोड कैसा लगा हुआ है। एक तो हो गया देखो टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, जो टेंसाइल फोर्स के कारण स्ट्रेस आएगा उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल फोर्स के कारण तुम्हारा जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन किस प्रकार का आता है, टेंसाइल फोर्स के कारण स्ट्रेन किस प्रकार का आता है, बताया है कि तुम अगर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो लेंथ इंक्रीज होती है और विड्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज विड्थ डिक्रीज। और कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जब लगाते हैं जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो हमारी लेंथ डिक्रीज होगी और विड्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब शियर फोर्स लगती है उसके कारण जो शियर स्ट्रेस आएगा वो शियर स्ट्रेस होता है, और उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होगी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेन कहलाएगी, वो शियर स्ट्रेन हम बोल देते हैं उसे, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में देखो मैंने बता दिया, ये दो अपोजिट पुल्स होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पे पुल लगेगा उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं, उसके कारण जो स्ट्रेस आएगा P/A उसे हम बोल देंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और उसके कारण जो स्ट्रेन आ जाएगा उसे हम बोल देंगे टेंसाइल स्ट्रेन, जो डेल L बाई एल। इस कंडीशन में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, डेल L बाई में L, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपा क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो कल को इसकी डायमेंशन ये थी, तो ये इसकी क्या होगी, थिकनेस कम हो जाएगी और लेंथ बढ़ जाएगी। जो थिकनेस या लेंथ चेंज हुई उसको हम बोल देंगे यहाँ पे, और नीचे ओरिजिनल लेंथ रख देंगे, हमारा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कंप्रेसिव फोर्स होगी, इट इज द व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पुश, उसमें पुल लग रहा था, यहाँ पे पुश, याद रखना, खुद में पूछ सकता है, ये डेफिनेशन लिख देगा, पूछ देगा बताओ कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, बोथ है, शियर है, क्या है, ठीक है। पुश आ रहा है तो क्या होगा कंप्रेसिव, पुल आ रहा था टेंसाइल, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें टेंसाइल लिख दिया, यहाँ पे कंप्रेसिव आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका भी वही फॉर्मूला है सेम, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू में P/A और कंप्रेसिव स्ट्रेन डेल L बाई एल। शियर स्ट्रेस देखो, इमेज देखो, इस तरीके से होता है जो मैं तुम्हें बता रहा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और तुम उसको स्लाइड करने की कोशिश करोगे तो इधर फ्रिक्शन के कारण इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण भाई क्या होगा, इधर की साइड फोर्स लगेगा, और भाई तुम इधर की साइड फोर्स लगा रहे हो, इसी ड्रैग को बोलते हैं शियर होना। आगे बात समझ में। फोर्स विच एक्ट पैरेलल और द टेंजेंशियल, ठीक है। इन वर्ड्स पे ध्यान देना, पेपर में भी यही वर्ड्स लिखे आते हैं, पैरेलल एंड टेंजेंशियल टू द प्लेन, ड्यू टू दिस द बॉडी विल स्लाइड ऑन अ वन प्लेन ऑफ द बॉडी विल स्लाइड ओवर द अदर, मतलब दूसरी प्लेन पे, ये वाला ये टेबल है इसके ऊपर कर रही है स्लाइड, ठीक है। द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस, तुम्हें समझा दिया, शियर स्ट्रेस इसका ज्यादा नहीं आता। फॉर एवरी मटेरियल देयर इज अ लिमिट, मैंने तुम्हें यही चीज कह रहा था भाई, हर आदमी की लिमिट होगा, वैसे हर ऑब्जेक्ट की भी लिमिट होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट की, हर मटेरियल की एक लिमिट होती है लोड सहन करने की, जब तक वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसके बाद अगर जब वो रेजिस्टिव सहन करने की शक्ति उसकी खत्म होती है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और वही डिफॉर्मेशन स्ट्रेन होती है। आगे बात समझ में, आगे चलो। अच्छा यहाँ पे कह रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस कोरस्पोंडिंग टू द लिमिट ऑफ द लोड इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट, मतलब वही लिमिट जहां तक वो लोड को रेजिस्ट कर पाता है अपने फोर्स से, तो वो जो लिमिट होती है वो इलास्टिक लिमिट होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो वो इलास्टिक लिमिट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, हमारा एक बाबा था हुक बाबा, तो हुक्स उसने क्या दे दिया, हुक्स लॉ दे दिया, ठीक है, अपनी इन चीज़ों के लिए, अपने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी इलास्टिक लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या दिया, हुक्स लॉ दिया। अब वो क्या कहता है, देखो, व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड, जब कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट लोड आता है तो उस पे विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब है जब तक वो टूटता या फूटता नहीं है, ठीक है, उस पर डिफॉर्मेशन इतनी घनी आती नहीं है, ठीक है, जब तक उस पे इलास्टिक लिमिट तक जब तुम उस पे लोड लगाते हो तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कोई चीज अगर बढ़ रही है तो सामने वाली चीज भी बढ़ेगी,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई चीज बढ़ रही है तो सामने वाली चीज घट रही है। तो इसने बोला है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, मान लो ये था तुम्हारा रबड़ बैंड, अगर तुम इस पे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, मतलब चेंज इन लेंथ बढ़ता जा रहा है। और स्ट्रेन तो यही था, स्ट्रेन का मतलब यही था कि भाई चेंज इन लेंथ होना। तो ज्यादा चेंज इन लेंथ हो रही है, ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो तो पर एक लिमिट तक, कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट जैसे ही क्रॉस करूंगा तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा टूट जाएगा, टूट गया। ठीक है, जब नहीं इक्वल होगा, जब स्ट्रेस इक्वल नहीं होगा स्ट्रेन के। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये चीज याद करना, ये चीज लिख लेना। ठीक है, ये चीज लिखी हुई। अच्छा, ये चीज तो हुक्स भाई ने बता दी, भाई हुक बाबा ने, कि भाई स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, एक मॉडुलस लिया है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। तो यहाँ पे आ गया ई इंटू में स्ट्रेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। यहां से तुम्हारा इजाद हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला, और ई को हमने करा, उस मॉडुलस को नाम दिया यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल है अपने सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। और इसको कई जगह हम यूज करते हैं और कई फॉर्मूले में तुम्हें देखने को मिलेगा ये बाबा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां से हमें पता चला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और यहीं से हमको एक फॉर्मूला मिला, स्ट्रेस इज इक्वल टू में यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि यंग मॉडुलस को, अगर जब हमें ये पता लग गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू में ई इंटू में एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सन, तो यहां से हमें यंग मॉडुलस निकाल दूंगा, ये यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, तो ई को इधर रखेंगे, मैं इसको ले जाऊंगा स्ट्रेन को उधर, तो ई इज इक्वल टू में स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन बन गया। तो हमें पता लग गया कि यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। ठीक है भाई, आगे बात समझ में कि यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन होता है। ये चीज हमें पता लग गई, जो ये चीज मैंने यहीं लिख रखी है। तो ई इज इक्वल टू में सिग्मा बाय में ई। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस चीज से ही हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रक्चर के सेक्शन के ऊपर कितनी डिफॉर्मेशन आती है, कितने लोड लगने के बाद। ये वही चीज है जो एक अच्छे सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, और एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग यहीं से स्टार्ट होती है, सोम से। कैसे होएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कॉलम है, बीम है, उस पर कितना लोड लग रहा है, लोड लगने के बाद वो कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है, यही तो एक इंजीनियर का काम है। ठीक है, तो वो काम क्या होएगा, अब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें यंग मॉडुलस निकालना बता दिया, ये होता है। तुम्हें पता है स्ट्रेस पी बाई होता है, तुम्हें पता है स्ट्रेन डेल एल बाई एल होता है, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। तो तुम बता दोगे कितनी चेंज होगी, मतलब कितनी डायमेंशन के अंदर फर्क आएगा। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करना होता है। और चेंज इन डायमेंशन क्या होता है, यही होता है स्ट्रेन के अंदर। डेल एल का मतलब ही होता है ना, अगर तुम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो कितना दब्बा, ये डेल एल होता है। अगर तुम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो कितना खींचा, वो डेल एल होता है। तुम क्या करोगे, स्ट्रेस अगर तुम्हें दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, तो तुम काट दोगे डेल एल, बिल्कुल इजी है। तो यहीं से हमने फॉर्मूला करा कि जब हमें पता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय ए डिवाइड बाय में क्या स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एल बाय एल। ठीक है, और हमें डेल एल चाहिए, ई को नीचे ले आएंगे, डेल एल को ऊपर ले जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू में पी एल बाई ए। यही डिफ्लेक्शन होता है, और यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है अपने सोम के अंदर। कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हें मार्क करना है, ये तुम्हें लिखना है कि डिफ्लेक्शन, जो भी डिफ्लेक्शन आएगी, जो भी चेंज इन लेंथ आएगी, वो किसके बराबर होगी, पी एल बाई ए। ये तो तुम रट लो, चाहे पी एल बाई ए, और डिराइव करना मैंने तुम्हें बता दिया है, बिल्कुल सिंपल है। यंग मॉडुलस के अंदर तुमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दी, और स्ट्रेन के अंदर डेल एल का मतलब ही होता है कि कितनी चेंज हुई वैल्यू, कितना दबा हुआ अपना मटेरियल। ठीक है, तो वो चीज हमने काट ली। हमें अगर लोड गिवन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, भाई 200 न्यूटन लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है, लोड गिवन है, लेंथ गिवन है, उसका एरिया गिवन है, यंग मॉडुलस लगभग सेम होता है, 2 × 10⁵ होता है लगभग, सब लगभग तुम सिविल में पढ़ोगे 2 × 10⁵ ही मिलेगा यंग मॉडुलस। वहां रख दोगे वैल्यू, तुम्हारे आ जाएगा भाई इतनी लेंथ की चेंज होएगी। ठीक है, इस तरीके से तुम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में लगा के तुम यहाँ से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना दबेगा और कितनी इसके अंदर चेंज इन लेंथ होगी टाइम के अनुसार। तो ये चीज तुम्हें पता लग जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं कि तुम्हें याद रहे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू में, इसको नोट करोगे, लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू में
चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू में पीएल बाय ए। ये चारों फॉर्मूले तुम्हारे हमारे जेई के एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और यहाँ से तुम्हारे को क्या है कि एमसीक्यू भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, सिंपल फॉर्मूले पुट करे, मैंने यहाँ तुम्हें डेरिवेशन भी बता दी, सारी चीज बता दी है, ठीक है। तो यहाँ तुमको मैंने ब्रीफ बता दिया है कि सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन क्या चीज होती है, क्या बला होती है, कैसे काम करते हैं, क्या कुछ होता है इसमें, तो तुमको यहाँ से काफी कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस क्लास को रिवाइज करना और नेक्स्ट क्लास में इसको और एडवांस पढ़ेंगे, और मैं बहुत बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में, और इसके क्वेश्चन भी तुम्हें थोड़े दिन में मिल जाएंगे। तो राम राम सभी को, ये वाली क्लास यहीं तक थी।